साथ मनोज मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम के सुझावों पर अमल शुरू। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 13 बिंदुओं पर अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। पीएम ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण दिए सुझाव। केदारनाथ रोपवे का काम अक्टूबर में शुरू होगा। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर बनेगा। 9 मार्च तक टेंडर। देश भर में पहुंचा शीतकालीन यात्रा का संदेश। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की होगी शुरुआत। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में हुआ प्रमोशन। 43 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। लद्दाख की तर्ज पर हर्षिल बनेगा देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शामिल। चमोली में अब मजदूरों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने में लगा बीआरओ। बर्फ पिघलने के बाद सबसे पहले मजदूरों को रहने के लिए नए कंटेनर किए जाएंगे स्थापित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा चली आ रही है। हर बार मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं गर्म होती हैं और समय के साथ ठंडी पड़ जाती हैं। देखा गया है कि देवभूमि में मोदी के दौरे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो जाती हैं। माना जा रहा है कि केंद्र से हरी झंडी न मिलना ही इसकी वजह है। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद धामी कैबिनेट में खाली कुर्सियों की संख्या 4 हो चुकी है। परफॉर्मेंस के आधार पर एक कैबिनेट मंत्री को बदले जाने की चर्चाएं सत्ता के गलियारे में लंबे समय से गर्म है। मौजूदा परिस्थितियों में अब एक और कैबिनेट मंत्री को बदले जाने की चर्चा शुरू हो गई है। धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक इन 4 खाली कुर्सियों को भरने के साथ ही कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी होने की संभावना है। वहीं पार्टी आलाकमान बड़बोले मंत्रियों पर भी एक्शन ले सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में एक बार फिर जल्द कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हें भरने के साथ ही कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी संभावना बनी हुई है। हाल ही में हुई कुछ बयानबाजी को इन अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट विस्तार के संकेत दे दिए हैं। क्षेत्रवाद की राजनीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी संभव है। किसे रखना है, किसे हटाना है, ये केंद्र का विषय है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा हालात की रिपोर्ट भेज दी गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी कहना है कि सरकार को गालीबाज, भ्रष्टाचारी मंत्रियों को हटाकर दूसरों को मौका देना चाहिए। जो गालीबाज नेता है, मारपीट वाले नेता हैं या भर्ती घोटालों में जिनका नाम आए हैं, उनको हटना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता भी हैं। टेक होम राशन वाले की जो स्थिति हुई है, जो मैंने आपको बताया, कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ गई है और 430 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती है इस छोटे से राज्य के लिए, वो खर्च की गई। उसके बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टेक होम राशन की क्या स्थिति रही आपको पता है। नमक की खरीद में 6 महीने लग गए, जो एक आयोडीन युक्त नमक है। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिस पर गंभीर सरकार को होना चाहिए। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों की मौजूदा परिस्थितियों में अब एक कैबिनेट मंत्री को बदले जाने की मांग भी जनता की ओर से की जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री के कारण लंबे समय से सरकार व संगठन की प्रदेश में हो रही किरकिरी के चलते सरकार भी सख्त कदम उठा सकती है। सत्ता पक्ष की इन कमियों का विपक्षी दल भी जमकर विरोध करते जा रहे हैं। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान गैरसैंण में हुआ सरकार के खिलाफ जन आंदोलन। प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी गई, ये बहुत गलत है। मतलब आप उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंडी को गाली दे रहे हैं और उसके बाद जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट जी द्वारा धमकाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुकदमा लिखवा देंगे, कानूनी कार्रवाई करा देंगे, और जिस प्रकार से नर्गल बातें हो रही हैं और जिस प्रकार ऋतुभूषण खंडूरी जी द्वारा लखपत बुटला जी को इतने अभद्रता के साथ में विधानसभा से बाहर किया गया, ये भी निंदनीय है। और बात जब अनुशासन की करते हैं तो जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल ने गाली दी, क्या उस समय अनुशासन नहीं देखा था?
तो इस प्रकार कृत्य करने वाले सारे लोगों को भाजपा निष्कासित करे, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हम सबके प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से वो जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर से उनको तत्काल प्रभाव से प्रेमचंद अग्रवाल को और ऋतुभूषण खंडूरी को, महेंद्र भट्ट को निष्कासित करना चाहिए। अगर उत्तराखंड क्रांति दल तो शुरू से, जब से ये प्रकरण आया है या पहले भी जब जब भ्रष्टाचार की बात होती है तब उत्तराखंड क्रांति दल ने ये मांग की है कि भ्रष्ट लोगों को बाहर किया जाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कभी पहले किया नहीं है। ये पहली बार जब जनता बिल्कुल सड़कों पे है और एक तरफ जहां यहाँ पर जो है कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, अब देखना ये है कि धामी सरकार क्या करती है। हमारी तो मांग यही है कि जो गालीबाज नेता हैं, जो गालीबाज मंत्री हैं और जो भ्रष्ट मंत्री हैं, इन सबको उनको मंत्रालय से बाहर कर देना चाहिए। और खास तौर पर गालीबाज मंत्री के लिए तो हमारा ये निवेदन है, ये मांग है कि उनको बीजेपी की सदस्यता से भी बाहर कर देना चाहिए। पहली बात तो चर्चाएं हर 3-4 महीने में चलती हैं और चलती हैं, ये भी चर्चा चल रही है, तो समाधान पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसके बारे में मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। पार्टी नेतृत्व इसको देख रहा होगा। दूसरी बात, पार्टी में किसको लाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का काम है और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस के दिशा निर्देश पर या उनके चाहने न चाहने पर इस पर निर्णय नहीं हो सकता है। और तीसरा विषय इसमें ये भी जुड़ता है, आज के परिदृश्य के हिसाब से सभी चीजें पब्लिक डोमेन में भी हैं और पार्टी के संज्ञान में भी। तो निश्चित तौर पर पार्टी की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पार्टी निर्णय लेगी, ये विश्वास सबको रहना चाहिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से नेताओं से जुड़ी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक नेता के क्षेत्रवाद पर दिए गए बयान से पूरे उत्तराखंड में आक्रोश छा गया। ऐसे हालात में चर्चा ये भी है कि राज्य में कैबिनेट विस्तार के साथ ही एक मंत्री को हटाया जा सकता है। उनकी जगह किसे मंत्री बनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये केवल चर्चाएं ही हैं या पार्टी व सरकार में संतुलन स्थापित करने में आलाकमान का इंतजार कर रही है। अगर नहीं तो पार्टी शायद ही इस पर कोई जल्द फैसला ले सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हरिद्वार से है, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा संस्कृत भाषा का विरोध और फंडिंग को लेकर दिए गए बयान पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य प्रोफेसरों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री ने कहा, यदि मुख्यमंत्री को संस्कृत से इतना परेशानी है तो सबसे पहले उन्हें अपने परिवार के नामों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि उनके माता, पिता, पत्नी और भाइयों के नाम संस्कृत शब्दों से ही मिलते हैं। कुलपति ने यह भी कहा कि भारत संस्कृत के बिना अधूरा है और यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कृत के मंत्रों का महत्व होता है। अन्य प्रोफेसरों ने भी इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि भारत की भाषाओं की नींव संस्कृत पर आधारित है और इसे नकारा नहीं जा सकता। जी, जिस किसी ने भी संस्कृत भाषा का विरोध किया है और कहा है कि संस्कृत भाषा के लिए सरकार जो है व्यर्थ में धन खर्च कर रही है, जो कि सरासर गलत है। भारतीय संस्कृति के भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, तो भारत की दो प्रतिष्ठित चीजें हैं, संस्कृत और संस्कृति। उसके संरक्षण के लिए यदि सरकार धन खर्च कर रही है तो उसे खर्च करना चाहिए, पर किसी का भी ये कहने का अधिकार या फिर ये कहना उचित नहीं है कि संस्कृत पर जो है जो खर्च किया जा रहा है वो फिजूल का खर्चा है। देखिए, हमारी संस्कृत भाषा देववाणी के रूप में मानी जाती है और प्राचीनतम भाषा मानी गई है। जो इसमें हमारे आचार व्यवहार और प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए जितनी पॉजिटिविटी के साथ इसमें बताया गया, वो हमको लगता है दूसरी किसी भाषा में नहीं है। बाद की भाषाओं में उसी से अनुसरण करके लिया गया है। हम कहते हैं ना कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः है। ऐसी शिक्षा हमारी संस्कृत भाषा ही देती है कि वित्त के पीछे आज दुनिया जो है पागल है। वित्त जिसे धन कहते हैं, तो धन तो आता और जाता है, हमारी संस्कृत भाषा बता रही है, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो कि हम एक अमिट छाप छोड़ता है, हमारे व्यक्तित्व को इस तरह से एक दिशा देता है, वो संस्कृत भाषा में ही मिल पाता है, अन्य भाषाओं में नहीं है।
खबर विकासनगर से है, जहां जिला प्रशासन के आदेशों के बाद प्रशासन द्वारा पछवादून क्षेत्र में अवैध मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले आज सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने तहसील का घेराव किया और प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को आज एक ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा है। जहाँ तहसील प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में मुस्लिम लोगों ने मांग की है कि तहसील प्रशासन ने नियम विरुद्ध तरीके से मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए और सील किए गए मदरसों को खोलना चाहिए। प्रदर्शनकारी मुस्लिमों का कहना है कि पछवादून क्षेत्र में संचालित मदरसों के साथ मकतब भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके लिए अगर हमें और आगे भी जाना होगा तो आपने और ज्यादा तादाद में ऐसे इकट्ठे होना है। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है बिना नोटिस दिए मदरसों पर कार्यवाही करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके संबंध में मुस्लिम सेवा संगठन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि भाई पूरे रमजान के महीने जो है कोई भी कार्यवाही मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर नहीं होगी। हम लोग आश्वासन लेके घर बैठ गए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय कार्यवाही से नहीं रुके। हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से और माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं, यदि आपके आदेश के निकलने के बाद भी उप जिलाधिकारी महोदय ने आपका कहना नहीं माना तो भैया मानेंगे किसका? मुद्दा ये है, 1 तारीख को और 3 तारीख को ढकरानी, नवाबगढ़ इन क्षेत्रों में पछवादून के अंदर हमारे मदरसे और एक मस्जिद सील की गई। हम प्रशासन से ये पूछने आए थे कि किस कारण से हमारे मदरसे और मस्जिद सील की गई, जबकि हमारे इस पछवादून में 34 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 10-11 ही मदरसे हैं जो हिंदी तालीम भी दे रहे हैं। बाकी के जो मदरसे हैं वो मकतबे हैं। मकतबों का मतलब होता है कि उन बच्चों का एडमिशन हिंदी तालीम के स्कूलों में होता है और वो सिर्फ वहां पे धार्मिक शिक्षा लेने जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि मदरसा बोर्ड की तरफ से ये उसमें एक रूल है कि जो मकतबे होते हैं उनको मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ना बात मान्यता की है ना उनके किसी अवैध गतिविधि की है, तो किस कारण से सील किया गया, हमें ये जवाब प्रशासन से लेने आए। खबर डोईवाला से, जहां राज्य सरकार के आह्वान पर ऊर्जा निगम ने डोईवाला नगर क्षेत्र में 2500 स्मार्ट मीटर लगाए हैं, लेकिन अब इन मीटरों से आए बिलों ने उपभोक्ताओं के होश उड़ा दिए हैं। डोईवाला के चांदमली मोहल्ले के उपभोक्ता करमजीत सिंह का पहले बिजली बिल 1000 रुपये आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद जब उनका पहला बिल आया तो वह आश्चर्यचकित रह गए। इसी तरह रामबाग मोहल्ले में भी लोगों के स्मार्ट मीटर बिल अब उनकी मुसीबत बन गए हैं। जहां पहले उनका बिल 500 रुपये आता था, अब स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उनका बिल 10 गुना बढ़कर अधिक हो गया है। इससे नाराज उपभोक्ताओं ने अधिकारियों से मिलकर बिजली बिलों को दुरुस्त करने और मीटर की खराबी को सुधारने की मांग की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और डोईवाला ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता इम्तियाज अहमद से मुलाकात की। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वह मुर्दों को भी नहीं बख्श रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चोरों ने हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 3 मार्च की रात चोरों ने अस्पताल के मुर्दाघर में लगे 8 एसी कंप्रेसरों को चुरा लिया और यह मामला देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां चोरों ने देर रात मोर्चरी में लगे 8 कंप्रेसर उड़ा लिए। यह चोरी अस्पताल के सबसे संवेदनशील इलाके से हुई है, जहां किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये दून अस्पताल में चोरी की कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी
चोर पानी की टंकी जैसी चीजें चुरा कर ले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि मोर्चरी का काम अब ठप हो गया है क्योंकि कंप्रेसर चोरी हो गए हैं। हमारी जो मॉर्चरी है, मॉर्चरी के पीछे उसके एसी लगे हुए होते हैं। जो मॉर्चरी में ऑर्डिनरी एसीज होते हैं उनकी यूनिट्स बाहर रखी हुई हैं, तो वो एसी की यूनिट्स पीछे डेड एंड वाले एरिया में रखे हुए थे। तो उसमें से 8 एसी की यूनिट्स में से ये चोरी हुई है। ये उनके कंप्रेसर निकाल दिए गए, उनके तार काट दिए गए। बीडी पांडे अस्पताल में जन औषधि दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में लोगों से जन औषधि का लाभ उठाने की बात कही गई। अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट IK जोशी ने अस्पताल में मौजूद लोगों को बताया कि जन औषधि केंद्र में मिलने वाली व बाजार में मिलने वाली दवाओं का साल्ट एक ही होता है, लेकिन जन औषधि केंद्र में मिलने वाली दवाओं के दाम बाजार में मिलने वाली दवाओं से बहुत कम होते हैं, जो मरीजों के लिए बेहतर है। इस दौरान CMS डॉक्टर TK टमटा ने मरीजों से जन औषधि केंद्र से दवाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र में दवाओं के साथ स्वास्थ्य इक्विपमेंट भी मिलते हैं, जो बाजार दर से कम होते हैं। जो है वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है और सन 2017 से लागू है ये। और इसमें उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे जो गरीब जनता है, जो मेडिकल स्टोर से बहुत महंगी दवा नहीं ले सकते हैं, वो अस्पताल से और जो जन औषधि केंद्र हैं वहाँ से जो है जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं। जेनरिक मेडिसिन जो होता है ये जो बाज़ार में बिकने वाली दवाइयाँ होती हैं उन्हीं की तरह होती हैं, गुणवत्ता भी वैसी होती है, लेकिन जो है ट्रेड नेम ना होके उसमें उनका सॉल्ट वाला नेम जो होता है। जी, सबसे पहले आज 7वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप सबको उसकी बधाइयाँ। और यहाँ पर 2017 में ये जन औषधि केंद्र सबसे पहले स्थापित हुआ था, जिसका संचालन सबसे पहले रेड क्रॉस सोसाइटी करती थी। उसके बाद 2019 से टेंडर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें अभी हमारे यहाँ पर 300 प्रकार की सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसका लाभ जनता ले रही है। और उसके साथ साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे BP मशीन, नेबुलाइजर मशीन, थर्मामीटर हो गया, स्टीमर हो गया और ये ग्लूकोमीटर, ये सब भी आया हुआ है जो भी। और बच्चों के सप्लीमेंट हो गए जैसे च्यवनप्राश और प्रोटीन पाउडर, और ये पोषण आया है जिसका लाभ जनता समय समय पर लेती रहती है। और कोशिश रहती है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहें और जनता को बाहर से खरीदना ना पड़े। और